सब लोग, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्राइपोलर एकेडमी में। बच्चों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर उपस्थित है आपके सामने एक बार। और जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे सीखेंगे व्हीटस्टोन सेतु, ये क्या होता है और इसका क्या यूज है और ये एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। बच्चों 3 से 4 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कई बार बच्चों से नहीं होता क्योंकि इतना भारी नहीं है, क्योंकि बच्चे कर नहीं पाते। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से, एकदम इजी ट्रिक के साथ और बहुत कम समय में मैं आज आपके साथ व्हीटस्टोन सेतु को डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु ये एक कह सकते हैं एक व्यवस्था का नाम है या एक उपकरण का नाम है, जिसकी पहले परिभाषा के बारे में हम जानते हैं। प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु ने प्रतिरोध की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। अब ये व्हीटस्टोन सेतु क्या है बच्चों? ये जो व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन का मतलब ये वैज्ञानिक का नाम है क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? व्हीटस्टोन ने इसकी खोज की थी, इसका आविष्कार व्हीटस्टोन ने किया था, इसीलिए इसे व्हीटस्टोन कहा जाता है। सेतु का मतलब आप जानते हो, सेतु का मतलब इंग्लिश में आप जानते हो ब्रिज, और ब्रिज अपनी लोकल की भाषा में जानते हो, ब्रिज का मतलब होता है पुल, और पुल का क्या कार्य होता है? दो किनारों को जोड़ने का कार्य पुल करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे इसके चित्र के बारे में देखेंगे और चित्र में कहां से किस तरीके से इसका फॉर्मूला सिद्ध होता है उसके बारे में सीखेंगे। चलो बच्चों, अभी हमने परिभाषा के अनुसार समझा कि ये कैसी व्यवस्था है और इसके अनुसार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब परीक्षाओं में सचित्र वर्णन करने के लिए आता है और कौन सा प्रतिरोध इसमें कहां लगा होता है और इसमें किस तरीके से सूत्र सिद्ध किया जाता है वो हमें देखना है। मेरे बच्चों, आप चित्र देख पा रहे होंगे और चित्र में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी। आप देख पा रहे होंगे एक इसमें सेल लगा है जिसकी प्लेट प्लस और माइनस है, एक कुंजी के लगी है और इधर भी अंदर एक कुंजी के लगी है और यहां से हमारी धारा बहती है। मेरे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि जब यहां से धारा चली और ये तार जब 2 भागों में बटा तो आप देख पा रहे होंगे पहले भाग में आई कौन से कितना हो गया? I1, और दूसरे में कितना हो गया? I2। आप देख पा रहे होंगे I1 का प्रतिरोध कितना है? B, और I2 का कितना है? R। इधर देखते हैं हम पास 2 में, तो इधर भी I1 पहले, लेकिन प्रतिरोध कितना है पास 2 में? Q। और इधर देखते हैं S, धारा कितनी है? I2, और प्रतिरोध कितना है? S। मेरे बच्चों, आप सब जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये 3-4 नंबर का कई बार एग्जाम में यहाँ से आ जाता है और बच्चे अक्सर गलत कर जाते हैं क्योंकि अच्छी खासी परेशानी है ये। लेकिन बच्चों, परेशानी से ही जीत के तो आप अपनी जीवन की नैया पार लगाओगे और ऐसे ही जिससे पेपर से आपकी नैया पार लगेगी। अब आप देखो, हम पास 1 पे देखते हैं, पास 1 में देखते हैं। मेरे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रतिरोध कौन से क्रम में लगे हैं? समांतर क्रम में लगे हैं। और आप जानते हो श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और समांतर क्रम में विभव समान रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे धारा के और प्रतिरोध के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? चलो मैं इसको V1 मान ले रहा हूं। V1 बराबर कितना आ गया? I1P। मेरे बच्चों, ये V1 बराबर IR से लिया है मैंने क्योंकि प्रतिरोध R ना होकर के अब कितना है? P है। और इसी प्रकार आप आगे देखोगे तो V2 बराबर कितना हो जाएगा? V2 बराबर कितना हो जाएगा? I2R। आप जानते हैं कि समांतर क्रम में विभव समान रहता है, इसीलिए मेरे बच्चों V1 बराबर क्या आ जाएगा? V2 के, और मैं कह सकता हूं जो I1P होगा वो बराबर किसके हो जाएगा? I2R के। मेरे बच्चों, समीकरण मान ली मैंने ये 1। अब हम पास 2 में देखते हैं। आप जैसे ही यहां से आकर के पास 2 में आते हैं तो आप देख पाते हो कि यहां पर प्रतिरोध कितना है। इसे भी मैं नया मान लेता हूं, चलो V1 मान लिया मैंने इस कंडीशन के लिए पास 2 के लिए। तो कितना आ जाएगा? V बराबर IR होता है तो I की जगह कितना है? I1, और R की जगह कितना है? Q। और इधर देखता हूं मैं तो कितना आ जाएगा? V2 बराबर, धारा कितनी I2, प्रतिरोध कितना है? S, I2S। समांतर क्रम में विभव क्या रहता है मेरे बच्चों? बराबर होता है, यानी समान होता है, समान का मतलब बराबर होता है। तो अब यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू V1 की, तो I1Q जो इक्वल होगा वो किसके होगा? I2S के। ये समीकरण मान ली मैंने 2। मेरे बच्चों, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर आप पाओगे समीकरण 1 कितनी मेरे बच्चों? I1P बटे
I1 Q बराबर कितना जाएगा मेरे बच्चों, देखो समीकरण एक से देखो, I2 R बटे I2 S। मेरे बच्चों आप देख पा रहे होगे I2 से I2 कैंसिल आउट और I1 से I1 कैंसिल आउट। आप देख पाओगे कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। मेरे बच्चों यही इसका फॉर्मूला होता है, विद्युत सेतु का सबसे मुख्य और लास्ट फॉर्मूला यही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब किसी परिपथ में P अपॉन Q यानी कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S हो जाए तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एक बैलेंस ब्रिज है या बैलेंस एक संतुलित क्या कहते हैं इसको, ब्रिजस्टोन सेतु है। और मैं ये बता दूं कि जब ये P अपॉन Q बराबर R अपॉन S के बराबर हो जाता है मेरे बच्चों, तो जो अगर कभी चित्र में बीच में यहाँ प्रतिरोध लगा हो तो वो प्रतिरोध काम करना बंद कर देता है और हम डायरेक्टली इनको किस क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में, और इसको भी किस में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में। बच्चों आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आज मैं उम्मीद करता हूँ मेरा साउंड भी ठीक ठाक आया होगा, आवाज आप तक अच्छे से पहुंच रही होगी। और मेरे बच्चों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो से ज्यादातर बच्चों को हेल्प हो रही होगी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप वो बच्चे हो, आप जितना चाहो शेयर करो और जितना हो सके बच्चों की मदद कीजिएगा। अगर हमें कहीं से मिले, हमारे गुरुजी ने अब तक हमें यही बताया कि अगर बच्चा, जरूरी नहीं कि हमें हमेशा बड़ों से ही सीखने के लिए मिले, हो सकता है कि हमें बच्चे छोटों से भी सीखने के लिए मिल जाता है। तो ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लो। थैंक यू।